श्याम बिहारी अग्रवाल, चित्रकला। Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्याम बिहारी अग्रवाल साहब को पिछले दिनों पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। पिताजी भी अच्छा पेंटिंग कर लेते थे। मैंने उसमें कुछ पेंटिंग बनाई गांधी जी की और जवाहरलाल नेहरू, मेवाड़ और कांगड़ा, ये सब कांगड़ा, भी पेंटिंग थी। तो यूनिवर्सिटी के जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में आपका लंबा कार्यकाल रहा। वहाँ पे मैंने पेंटिंग सिखाना शुरू किया, तो बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया और बहुत प्यार दिया मुझे। पद्मश्री अवार्ड या और राष्ट्रीय अवार्ड आपको मिले, आज बहुत अच्छा लग रहा था। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट श्याम बिहारी अग्रवाल साहब को पिछले दिनों पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। ये हमारे शहर के लिए बहुत गौरव की बात। आज हमारे लिए उससे भी ज़्यादा गौरव की बात है कि वो हमारे साथ मौजूद है। तो सर, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। हम इस्तकबाल करते हैं। तो शुरू करते हैं सर हम बचपन से, कि बचपन में कौन से ऐसे लम्हे थे जिन्होंने आपके दिल को कला की तरफ मोड़ा? असल में कुछ मुझे हेरिडिटी में भी कला मिली हुई थी। मेरे पिताजी भी अच्छा पेंटिंग कर लेते थे और उसके बाद धीरे धीरे उनके प्रोत्साहन और उसकी वजह से मैं भी थोड़ा ही पेंटिंग उंटिंग करने लगा। वो भी प्रोत्साहित करते थे। तो हमारे यहाँ एक पहले पेपर आता था बच्चों की क्यारी, उसमें छपती थी भारत में। तो उसमें कुछ पेंटिंग बना के बच्चे देते थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप भी कुछ पेंटिंग बना के तुम उसमें भेजो जी। तो मैंने उसमें कुछ पेंटिंग बनाई गांधी जी की और जवाहरलाल नेहरू की और कुछ और चित्र बनाए, तो वो छप गए जी। तो उससे बड़ा प्रोत्साहन मुझे मिला। तो मैंने जो है उसमें पेंटिंग में थोड़ी रुचि बढ़ाई, ये कह सकते हैं। और वैसे तो मैंने अपना काम करते रहे वहाँ पे पेंटिंग में भी और जगह पे, लेकिन रुचि वहीं से बढ़ी। जी, एक वो लम्हा था जब आपका पहली बार पब्लिश हुआ तो आपको एक खुशी हुई और वो मोड़ा आपको आर्ट की तरफ, ड्राइंग की तरफ रुझान बढ़ गई, रुझान बढ़ा। तो इलाहाबाद जैसे ऐतिहासिक शहर की तहजीब और उसका जो हेरिटेज था, उससे आपकी शख्सियत पे कोई असर पड़ा? नहीं, शख्सियत दरअसल में हमारे पिताजी जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे जी। तो उनकी वजह से हमारे यहाँ नेता लोगों के आना जाना लगा रहता था। हमारे पिताजी के दोस्त थे लाल बहादुर शास्त्री, वो भी अक्सर आते थे और उनका कार्य क्षेत्र मेजा तहसील था। तो इस वजह से वो हमारे यहाँ अक्सर आते रहते थे। और भी जो नेता थे यहाँ पे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बहुगुणा जी, ये सब हमारे घर आए हुए हैं। तो उसकी वजह से मेरा लोगों से संपर्क बढ़ा। अच्छा, और पिताजी जब वो इलेक्शन लड़ने लगे तो उनको मिला हाथी चिन्ह। अच्छा। तो टाउन एरिया के चेयरमैन के लिए खड़े थे। तो हाथी बनाने का काम जो है मैंने शुरू किया। तो जल्दी जल्दी हाथी बनाना और वो पोस्टर बनाना, ये सब तो थोड़ा थोड़ा उसमें भी रुचि बढ़ी। तो यहाँ की मतलब इस शहर की जो हेरिटेज है, शहर में हम यहाँ टाउन एरिया सिरसा में रहते थे। यहाँ 35 किलोमीटर दूर है जी सिरसा, टाउन एरिया सिरसा। तो वहाँ के हम बासिंदा थे। हमारे पिताजी वहाँ के अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और हम लोगों का रहन सहन भी बहुत अच्छा था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के से चित्रकला की शिक्षा ली आपने और उसके बाद 1958 में मैंने इंटरमीडिएट पास किया सिरसा से। जी। फिर वहाँ पे मैं इलाहाबाद आया
इलाहाबाद में मैंने एडमिशन लिया और यहाँ पे डायमंड जुबली हॉस्टल है, जी वहाँ पे रह के मैंने बीए करना शुरू किया। जी। और उसके बाद फिर आप कलकत्ता के कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में आपने शिक्षा ली। नहीं, उसको ट्रेनिंग थोड़ा ली। सा और हम बढ़ाना जी, चाह जी, रहे थे। दरअसल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब आए तो यहाँ पे छितिन नाथ मजूमदार जी जी बंगाल के एक कलाकार थे, तो वो मुझसे मिले, तो वहाँ पे मैंने पेंटिंग डिप्लोमा शुरू किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। जी वहाँ पे 60 में मैंने पेंटिंग डिप्लोमा पास किया। फिर जी। हमारे गुरु जो छितिन नाथ मजूमदार जी थे, उन्होंने कहा कि कलकत्ते से अगर 5 साल का डिप्लोमा तुम ले लो तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। जी तो मैं चला गया कलकत्ता पढ़ने। जी कलकत्ते में मैंने 5 साल का पेंटिंग डिप्लोमा में कोर्स किया फाइन आर्ट में, और उसमें सब्जेक्ट था मेरा इंडियन पेंटिंग एंड म्यूरल। म्यूरल मतलब भित्ति चित्र। ओके ओके। हाँ, तो उससे मैंने 5 साल का डिप्लोमा किया और वहाँ बहुत सी पेंटिंग मैंने बनाई और ज़्यादातर पेंटिंग जैसे ही बनती थी वैसे ही मेरी बिक जाती थी। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था। आर्ट्स जी। कॉलेज का माहौल भी बहुत अच्छा था, चौरंगी पे था कॉलेज, तो वो बहुत ही अच्छा कॉलेज था। तो आपके गुरुओं, विशेषकर आपने नाम लिया क्षितिज नाथ मजूमदार जी, तो इनसे जो आपने सीखा वो आपके काम पे वहाँ पे काम आया कलकत्ते में, और कलकत्ते में भी बहुत से गुरु मिले जी जो जैसे चिंतामणि कर जी। वो वहाँ पे प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने मुझे बहुत मानना शुरू किया और मुझसे बराबर काम लेते रहे, कार्य आते रहे, क्योंकि मेरा हाथ बहुत अच्छा था शुरू से ही। तो आपने आपके पारंपरिक जो स्कूलों मेवाड़ और कांगड़ा और बंगाल को आपने आधुनिक दृष्टिकोण से कैसे जोड़ा? दरअसल में हुआ ये कि वहाँ पे एक कोर्स था इंडियन म्यूजियम स्टडी, कलकत्ता में जो कलकत्ता आर्ट्स, वो चौरंगी रोड पे जो इंडियन म्यूजियम है जी, उसी के बगल में मेरा कॉलेज था। अब मैंने शुरू किया पेंटिंग को देखना। अच्छा अच्छा, एग्जीबिशंस वहाँ लगती है। हाँ, तो वहाँ पे देखा तो मैंने उन्होंने कुछ कॉपी किया मैंने वहाँ पे, तो उसमें मेवाड़ और कांगड़ा ये सब की पेंटिंग थी, तो मैंने उसी तरीके से पेंटिंग बनाई जिस तरह से वो बना हुआ था, मेवाड़ कांगड़ा उसी कागज को। उसको हमारे जो टीचर थे बताते थे कि ऐसे ऐसे होगा, तो मैं करता चला गया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए उसमें जी। तो उसमें बल्कि एक अलग से ओरिजिनल पेंटिंग बनाई मेवाड़ शैली में, तो वो था बेनी गूथन समय बैठे जब सुंदर बदन विलोकन सुख कै अंत भयो तब ताते मंजुल मुकर सुकर लय बाल दिखायो तब प्रतिबिंब सखी तब सन्मुख आयो। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि वो श्री कृष्ण जी बेनी गूंथ रहे थे उनकी, और वो अपना आईना जो है सामने कर दिया पीछे की तरफ, तो कृष्ण का जो है प्रतिबिंब सामने आ गया। वो बनाया था। हाँ, वो बनाया इस पर था, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। बेस्ट पेंटिंग अवार्ड भी मिला था जी, आर्ट्स कॉलेज से, वेणीगुंथन का, मतलब जो राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला आपको, तो उसकी प्रेरणा क्या थी आपकी ये वेणीगुंथन की? वेणीगुंथन दरअसल में पेंटिंग बनाने का एक सब्जेक्ट जैसे होता था, तो सब्जेक्ट मैंने मिला। चुना। अच्छा। तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से पेंटिंग बनाना शुरू किया, तो उसके लिए उसी शैली में उसी तरीके से काम किया। तो कृष्ण जी से कुछ जुड़ाव रहा होगा आपका? तो जुड़ाव था ही पहले से जी, क्योंकि यहाँ से सीख के गए थे कलकत्ता से, इलाहाबाद से, तो उससे बहुत कुछ फायदा मिला मुझे वहाँ पे, और फिर मेरी खूब पेंटिंग भी की वहाँ पे। तो मैं वो फोटोग्राफी नहीं थी जी, तो इसकी वजह से पेंटिंग की फोटोग्राफ ज़्यादा नहीं मिल पाई मुझे। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में आपका लंबा कार्यकाल रहा, तो इन कार्यकाल में छात्रों और संस्था के विकास में आपकी अपनी क्या भूमिका समझते हैं? दरअसल में मेरा जैसे ही मैं कलकत्ते से इलाहाबाद आया, मैंने एक प्रदर्शनी लगाई यहाँ के सर्किट हाउस में। अच्छा। उसमें बी गोपाला रेड्डी जो गवर्नर थे वो इनाग्रेट करने आए थे जी। तो उन्होंने मेरी पेंटिंग देखी और वहीं पर बगल में वाइस चांसलर भी उनके साथ थे जी, आर के नेहरू। तो आर के नेहरू ने उसको दिखाया, उन्होंने कहा अरे ये लड़का तो बहुत अच्छा काम करता है, तो इसको अपने यूनिवर्सिटी में ले लो। तो उन्होंने कहा हाँ, तो इस समय खाली है, मजूमदार जी रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह खाली है, तो क्षितिज मजूमदार जी जी, तो उनकी जगह खाली है,
तो आप चले आइए, कल से ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, तो उन्होंने तुरंत कल ही, फिर हम दूसरे दिन पहुंचे तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा दिया। तो तब आप से काम करना शुरू कर दिया मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो छात्रों के विकास में आप अपना योगदान कुछ समझते हैं? हाँ, बहुत योगदान ऐसा था, मजूमदार जी बहुत कुछ करके गए थे। जी। उसके बाद जब मैंने संभाला विश्वविद्यालय तो वहाँ पे मैंने पेंटिंग सिखाना शुरू किया। जी। तो बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया और बहुत प्यार दिया मुझे, और इस तरह से मैं बराबर लगातार बच्चों को पेंटिंग कायदे से सिखाने लगा। और मैंने फिर जब उसमें पता चला कि थ्योरी कोर्सेज भी हैं तो उनके लिए पुस्तकें भी लिखी। तो वो उस तरह से पूरा काम जो है मैंने संभाल दिया विश्वविद्यालय का। अच्छा, तो इंस्टीट्यूशन का जो विकास हुआ वहाँ पर, तो उसमें आपने बुक्स भी लिखी कुछ? बुक्स भी लिखी और वहाँ के जो भी कैरिकुलम बीटा और जो भी था अच्छा, उसको भी आपने सुधार किया? देखा, सुधारा किया और उसमें फिर आगे बढ़ते चले गए इस तरह से। अच्छा, मतलब स्कूली स्तर तक इस कला को पहुँचाने में कोई पहल की आपने? नहीं, पहल तो मैंने किया, बिना पहल के उस समय तो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई कला का माहौल ही नहीं था इलाहाबाद में। जी। फिर मैंने एक संस्था बनाई, रूप शिल्प ललित कला संस्थान, उसी दौरान? हाँ, उसी दौरान। जी। फिर उसको भी मैं विश्वविद्यालय से हट के भी मैंने काम किया, क्योंकि पूरे माहौल को ठीक करना था। तो इसलिए मैंने उसमें बहुत काम किया और लोगों को इंटरेस्ट पैदा किया। बाल चित्रकला प्रदर्शनी लगाई और बहुत से काम हुए। उस समय पर थी यहाँ पे वो जो आज बाद में वो बन गई, मिनिस्टर बन गई, तो सब उसको डाल दिया वहाँ पे। और सब मैंने हमने बोर्ड ऑफ स्टडीज में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के में उसमें भी मैंने सुधार किया और करस्पॉन्डेंस कोर्स भी लागू कराया पेंटिंग में। पेंटिंग। तो इस तरह से मैंने काफ़ी काम किया यहाँ पे रह के इलाहाबाद में, और पूरा माहौल मैंने कलामय बना दिया एक तरह से कहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी इलाहाबाद में तो काम जो किया ही संस्था बनाई मैंने, थी विश्वविद्यालय में तो काम किया भी, लेकिन शहर में भी मैंने बहुत काम किया। तो क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ काम करना था तो एक संस्था आपने उसके लिए ये बनाई, रूप शिल्प कला ललित कला संस्थान, और इसकी बुनियाद आपने डाली इसी पर्पज से कि यूनिवर्सिटी के बाहर इसको फैलाया जा सके। और उसमें आपको कामयाबी मिली, काफी लोगों ने उसमें रुचि ली। तो आप कई पत्रिकाओं के संपादन भी आपने किया? संपादन भी किया मैंने। ललित कला जैसे अकादमी लखनऊ के पत्रिका थी कला त्रैमासिक, उसका संपादन किया। यहाँ पे एक पत्रिका निकाली रूप शिल्प करके, जी, वो मंथली मैगजीन थी, उसका भी संपादन मैंने ही किया। तो इस तरह से मैंने कला पे पूरी तरह से समर्पित होकर काम किया। जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कला और साहित्य का समाज पर असर होता है? होता, बहुत होता है भाई। हम लोग तो अगर जैसे पेंटिंग है तो हम लोग एक आदर्श लेके चलते हैं, एक अपनी भावभूमि लेके चलते हैं, अपने संस्कारों को लेके चलते हैं। तो उसकी वजह से समाज पे बहुत असर पड़ता है पेंटिंग का लोग देखते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार तो भावुक होते हैं और इससे मतलब एक तरह से आत्मीयता बढ़ती है आपके हिसाब से। पद्मश्री अवार्ड या और राष्ट्रीय अवार्ड आपको मिले, तो ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पाकर महसूस कैसा होता है आपको? नहीं, महसूस तो बहुत ही आह्लादित हुए जिस समय अनाउंस हुआ कि हमें पद्मश्री मिला। बहुत ही आह्लादित था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये बात तो है ही है, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि शहर में 5-6 लोगों को ही मिला है ये अवार्ड। शहर में हाँ कुछ ही लोगों को मिला है, तो उसमें आपको मिला है, तो गर्व की बात ही, हम सब के लिए गर्व की बात है। तो इन पुरस्कारों को किस रूप से देखते हैं आप? व्यक्तिगत उपलब्धि या समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी का प्रमाण? सच बात तो यही है कि ये जो जिम्मेदारी मैंने उठाई थी उसका प्रमाण ही है वो पुरस्कार जो राष्ट्रपति द्वारा मिला जी। तो एक तरह से हमको आह्लादित भी किया और हमको ये महसूस कराया कि हाँ आप इस लायक हैं। तो ये विरासत किसको दे रहे हैं आप? क्या लग रहा है कि और कोई संभाल पा रहा है? तो अब इसमें जो भी आगे बढ़ के ले उसमें उसकी बात है। हैं 2-4 स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत अच्छा काम कर जो रहे हैं। इस समय हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वो डॉक्टर अजय जेटली, वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। और भी जो स्टूडेंट बहुत जगह पे, मेरठ में और कई जगह पे मेरे स्टूडेंट काम कर रहे हैं एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और उन्होंने उस पेंटिंग को बहुत आगे बढ़ाया। तो ये आपको इसका भविष्य अच्छा दिख रहा है? अच्छा तो है ही है, भविष्य क्या है। दरअसल में अगर कहा जाए
तो जो बाहर विदेश से जो पेंटिंग बिकती है, जी। जैसे हुसैन की पेंटिंग 1 करोड़ में बिकी, जी जी जी। तो उसका बेनिफिट तो राष्ट्र को ही मिल रहा है। तो ये सब चीजें हैं। हम लोग तो बाहर से पैसा ले आते हैं, लोगों वहाँ से फॉरेन देखा एक्सचेंज जाए लाते हैं। हाँ। तो जो लोग करियर बनाना और चाहते हैं, सांस्कृतिक विरासत भी बढ़ती है अपनी। जी डेफिनेटली, तो जो लोग इस पे करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश आपका? नहीं, करियर जो बनाना चाहेगा तो उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पेंटिंग अच्छी बने हुए तो बिकेगी जी। नहीं। अच्छा, जब बिकेगी नहीं तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं करियर रह नहीं बन जाएगा, यहाँ पड़े पड़े सड़ जाएगी। लेकिन अगर पेंटिंग आपकी बिकती है और विरासत के रूप में बाहर जाती है या यहाँ के म्यूजियम या और जगह पे लगती है, तो उससे अपना विशेष रूप से प्रभाव तो पड़ता ही है तो देश आप, का। आपको क्या लगता है कि मतलब जो अभी करिकुलम है, जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है, उसमें फाइन आर्ट्स को, कला को सही स्थान दिया गया है? नहीं, इस समय तो सभी माने विश्वविद्यालयों में इसका पठन पाठन हो रहा है, और जहाँ नहीं था वहाँ भी होने लगा है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसका प्रभाव और प्रसार तो बढ़ा है, बढ़ रहा है। और स्कूली स्तर पर, स्कूल स्तर पे भी उसकी वजह से जो बाहर आते हैं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी को एडमिशन लेना है, जी, तो वहाँ के जो बच्चे हैं इंटर हाई स्कूल के, वो भी मेहनत करते हैं कि हम भी यूनिवर्सिटी में पहुंचे, पढ़ें इसको। जैसे आपने अपना बताया कि पहली आपकी जो पेंटिंग पब्लिश हुई, तो बहुत सारे बच्चे अभी भी होंगे जो अच्छी, जिनके अंदर ये टैलेंट होगा, लेकिन वो सामने नजर नहीं आता, मतलब हाईलाइट नहीं हो रहा है, या लोग उसको वहाँ पर उस वातावरण में नहीं है। आपके तो पिताजी भी इसी क्षेत्र में थे, तो आपकी प्रतिभा तो देखी जानी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनको अच्छा माहौल और सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो हम उसके लोग लिए क्या करना चाहिए? हम लोग तो इसीलिए हैं कि भाई जो शिक्षक हैं कला के, उनको चाहिए कि अच्छी अच्छी पेंटिंग अपने कॉलेज स्कूल के लेवल में भी बनवाएं, बच्चों को प्रभावित करें, उनको उत्साहित करें कि आगे काम करें। तो बिना उत्साह दिलाए तो पेंटिंग बनेगी नहीं। हाँ, उत्साह दिलाना और प्रशिक्षण भी। तो एक तरह से जैसे कि अभी आपने बताया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो डीन हैं और लोग हैं, तो वो जो स्कूली स्तर पर अगर कंपटीशन होता है उसमें वो उनको बुलाया जाए। स्कूल में जो है 12th में या 10th में जो टीचर्स हैं, वो और छोटे क्लासेस में जो कॉम्पिटिशन्स करवाए जाए उसमें वो जाएं, जिससे कि एक तरह से यहाँ से लेके ऊपर तक का एक सिलसिला मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए रूपशिल्प को मैंने जो शुरू किया था इसी उद्देश्य से कि यहाँ के जो स्कूल कॉलेज में हैं, अगर वहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन हम अपने लेवल से कराते हैं जी, तो उनको भी उत्साह मिलता है कि हाँ एक कंपटीशन होता है, इसमें हमें बच्चों को भेजना है। तो वो पेंटिंग सिखा के और बना के जो भी जैसे भी हो, वो उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आगे आप बढ़ते। तो आपकी जो ये संस्था है रूपशिल्प ललित कला संस्थान, इसका अभी क्या काम है, क्या कर रही है? नहीं, अब इधर तो हमारे रिटायरमेंट के बाद थोड़ा काम कम हो गया, क्योंकि हम थोड़ा अलग हट के पुस्तकों की तरफ रुझान मेरी बढ़ी। 15 पुस्तकें मेरी छप चुकी हैं अब तक कला की जी। और मैंने ज़्यादातर कला के पुस्तकें लिखी और पेंटिंग भी बनाई मैंने। तो मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से अपना काम शुरू कर दिया था। तो अब वो और बच्चे देख रहे हैं, और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो सब देख रहे हैं उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। तो खास पेंटिंग जो आपके दिल के करीब रही, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? मेरी पेंटिंग दरअसल में जो ग्रामीण भावभूमि है यहाँ का, देश की माटी और जो उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, उन्हीं को मैंने लिया। कुछ आध्यात्मिक भी थे सब्जेक्ट, कुछ और जगह से भी मैंने लिया है। जैसे शकुंतला की विदाई एक पेंटिंग बनाई, तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम से दिया गया। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट मैंने जगह जगह से लिए। लेकिन हमारी जो तकनीक थी, वाश टेक्निक, वो विशेष रूप से प्रभावी थी और उस पे हमने वाश पेंटिंग में ही ज़्यादातर पेंटिंग किया है। मतलब अगर कोई एक जिसे पेंटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, अगर वो पेंटिंग देखता है तो उसे मतलब किस तरह से पेंटिंग देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए? देखना चाहिए अपनी दृष्टि से ही देखेगा जी। कोई भी व्यक्ति, आप हैं, हम हैं, सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। हमें अगर मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है जी, तो हमारा काम खत्म हो गया, मेरा सक्सेस मिल गई। मतलब जो पेंटिंग जैसे ये सरस्वती है जी, तो अगर इस पेंटिंग को हमने देखा और इसकी जो शार्पनेस है, जो इसकी गहराई है,
उसको समझा और उसकी तरह से आगे बढ़े, तो अपने आप में हम सक्सेसफुल हो गए। अच्छा, मतलब पेंटिंग ऐसे आपने ये बनाई, अब हम इसमें सरस्वती की मूर्ति है, इसमें वीणा है जो हमेशा रहती है उसमें, तो अगर हम इसमें आपकी आप देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें ओवरऑल जो भी प्रभाव है, संयोजन है, चित्र संयोजन किस तरह से हुआ जी, किस उसका तरह जो से बैकग्राउंड उसको है, बनाया गया है, बैकग्राउंड क्या है, इसका वातावरणीय जो प्रभाव है वो कैसा है, तो ये सब मिला जुला के एक तरह से पेंटिंग अच्छी बन जाए, जी, दूसरों को पसंद आ जाए, वही पेंटिंग को हम अच्छा मानते हैं। आम आदमी को जो पसंद आ जाए, जो आम आदमी को पसंद आए। और ख़ास लोग जो देखते हैं पेंटिंग, जैसे कि आप किसी की पेंटिंग देखते हैं? नहीं, जैसे आज के मॉडर्न आर्ट में बहुत सी पेंटिंग है जो अपनी तरीके से लोग बनाते हैं, उसमें अलग अलग बताते हैं कि इसमें ये भाव है, ये उसमें बताना पड़ता है। हमारी पेंटिंग में आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप एप्रिसिएट करें। हाँ, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा पेंटर, अच्छा साहित्यकार होना ज़रूरी है, या अच्छा हिस्ट्री का जानने वाला ज़रूरी है, या अच्छा अध्यात्म का जानने वाला ज़रूरी है? होना चाहिए निश्चित रूप से। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि अगर हमें अध्ययन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अगर रामायण की चित्र बनाने हैं तो रामायण पढ़ना पड़ेगा, उसकी बारीकी को समझना पड़ेगा जी। लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो उसके रामायण की चित्र आप नहीं बना सकते। तो उसी तरह से और भी जो भी साहित्य है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसकी जो बारीकी को समझना पड़ेगा, फिर अपने चित्र में ढालना पड़ेगा उसे। फिलॉसफी भी पढ़नी पड़ेगी, फिलॉसफी भी पढ़नी देखनी पड़ेगी, है, सारे विषय को इकट्ठा करके ललित कला विभाग बनता है। तो आपके कैरिकुलम में क्या क्या है? कैरिकुलम में भी यही है कि आप पहले अध्ययन करिए, फिर उसके बाद उसको चित्र को बनाइए। तो सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है आपको? सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अच्छा चित्रकार बनते हैं जी, तो आपको सभी विषयों का आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि चित्रकला दार्शनिक आध्यात्मिक जो भी ज्ञान है वो होना चाहिए। अगर अपनी पूरी जिंदगी की एक तस्वीर अगर आप बनाना चाहें तो वो तस्वीर कैसी बनेगी? देखिए, चित्र को तो हम एक साथ नहीं बना सकते, कोई चित्र को कि पूरी बात उसमें आ जाए, लेकिन जो टुकड़े टुकड़े में जिस तरह से काम करते हैं, जैसे एक पेंटिंग बनाई और वो उसको चाहे क्रमबद्ध से तरीके से बनाइए, एक एपिसोड की तरह से बनाइए, तो वो भी हो सकता है, लेकिन चित्र तो अलग अलग बनाने ही पड़ेंगे आपको। तो आपकी बहुत सारी तस्वीरें देखनी पड़ेंगी, तब आपका व्यक्तित्व ठीक से समझाया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। या आपके अध्ययन को ठीक से समझाया जा सकता है। जब हमारा अध्ययन होगा तभी हम चित्र बना पाएंगे, और उसी के अनुसार जो अगर उसको मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो एक चित्रकार जब चित्र बनाना शुरू करता है या बनाना सोचता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसे? कुछ फंडामेंटल जैसे हैं, जैसे रंग, रूप, प्रमाण, उसका प्रपोर्शन क्या है। जैसे आदमी को बनाना है तो आपको पहले ये ध्यान देना होगा कि उसका प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, उसका चेहरा कितना बड़ा होना चाहिए, उसका हाथ कैसे होना चाहिए, फिर भाव भंगिमा कैसे होनी चाहिए। तो ये बहुत से क्षेत्र हैं जिनका अध्ययन हम लोग करते रहते हैं, और हमारे टीचर भी यही बताते थे कि जैसे अगर ये घड़ी यहाँ पे हड्डी है तो इस वजह से यहाँ पे उठा हुआ है, इसको बारीकी से हम एनाटॉमी का भी अध्ययन करना पड़ता है। अच्छा। पेंटिंग बनाने जी, तो मतलब साइंस का भी अध्ययन करना है आपको? बहुत अध्ययन की आवश्यकता है। तो जैसे ये तस्वीर आप बता रहे थे, इसमें थोड़ी कलर की वजह से एक शांति टाइप की भी जी लग रही है, तो मतलब ये भी देखा आपने कि इसको देखने के बाद एक तो आर्ट और म्यूजिक और एक दार्शनिकता का भी हो, फीलिंग हो, और साथ साथ एक उसको शांति भी। अगर गहरा कलर इसमें होता, लाल होता कलर, तो फिर दूसरी चीज रिफ्लेक्ट करती है। सही कह रहे हैं। तो बनाने के पहले ये सोच लेते हैं कि आपको ये रिफ्लेक्शन देना है? जी हाँ, देना पड़ेगा आपको। माने जैसे कोई भी चित्र बनाते हैं, जैसे पोर्ट्रेट बनाना है, आपका पोर्ट्रेट बनाना है, तो हमें आपकी लाइंस जितने हैं दिखाई पड़ने लगती है कि हाँ ये आपके अंदर ये लाइन है, और इस लाइन को खींच देंगे तो आप पोर्ट्रेट दिख जाएगा। या कार्टून बनाना है तो उसमें आप देखेंगे किस लाइन से वजह से इनका कैरेक्टर जो है वहाँ पे आ रहा है।
मैंने वो कार्टूनिंग भी किया है। अच्छा। अपने दर्शन में मैं जब कलकत्ता गया तो वहाँ पे मेरे पिताजी ने कहा कि हम आपको कोई पैसा वैसा नहीं देंगे, आप अपने तरीके से आप बढ़िए, आगे काम करिए। तो जब मैं गया तो वहाँ पे पहले मैंने ट्यूशन से शुरू किया, कुछ पैसा कि खाने पीने को मिलता जाए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कला के द्वारा अगर कुछ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, दोनों काम हो जाए। फिर मैं एक दिन कार्टून बनाना शुरू किया। कार्टून बनाने की भी एक वो है, दरअसल में हुआ ये कि एक कार्टूनिस्ट थे कलकत्ता में, वो कार्टून बनाते थे। तो हमारी एग्जीबिशन फाइन आर्ट की लगी वहाँ महाजाति सदन में। एग्जीबिशन बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगाई थी मैंने, महाजाति सदन वहाँ का बहुत प्रमुख स्थान है। तो वहाँ पे वो कार्टूनिस्ट महोदय चले आए, तो उन्होंने कहा पेंटिंग तो आपने बहुत अच्छी बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कार्टून कुछ अलग चीज़ होती है, उसको आप नहीं बना सकते। हमने उनका चैलेंज ले लिया। हमने कहा कि ठीक है, मैं कार्टून नहीं बना सकता। फिर मैं उनके पेपर में जहाँ वो काम करते थे वहाँ गया, दूसरे दिन कुछ कार्टून बना के कुछ अखबार खरीदे और लेटेस्ट न्यूज़ पे एक कार्टून बना के उनके संपादक के सामने रख दिया। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो अच्छा कार्टून बनाया है, हमारे जो वो हैं यहाँ कार्टूनिस्ट उससे भी अच्छा है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी कार्टून कल ये छपेगी अखबार में मेरे। तो दूसरे दिन से फिर उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करना शुरू किया कि ऐसे ऐसे कार्टून बनाइए। अंत तक मैंने लाल बहादुर शास्त्री जब वहाँ पे ताशकंद में अपना वो करके आए तो उस समय बड़ा विरोध उनका हो रहा था वहाँ पे पेपर के माध्यम से। तो फिर उन्होंने मुझको बुलाया संपादक ने, एक कार्टून लाल बहादुर शास्त्री पर बना के कर दीजिए आप। हालांकि हम नहीं चाहते थे क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज थे लाल बहादुर शास्त्री। फिर भी मैंने बना दिया। दूसरे दिन जब अखबार देखा तो उस कार्टून के जगह लाल बहादुर शास्त्री की फोटो छपी थी। मुझे बड़ा दुख हुआ। उस दिन से मैंने फिर कार्टून नहीं छोड़ा। तब से आपने बिल्कुल छोड़ दी? हाँ, नहीं, छोड़ ही दिया लगभग कि हमने कहा कि अब कार्टून नहीं बनाएंगे। हमारे फाइन आर्ट में इतना वो है, सब वो है। हाँ, इतना वास्ट है। इतना अभी है। किताबें जो लिख रहे हैं आप, वो क्या कहना चाहते हैं आप किताबों के जरिए? पहले तो मैंने कला के इतिहास पे कई किताबें लिखी क्योंकि वो कोर्स और सिलेबस में थे हमारे। तो उसमें हिंदी में भी अंग्रेजी में भी किताबें रखी हैं हमारे बगल में, अगर आप कहेंगे तो हाँ, भी दिखा देंगे। इस तरह से मैंने काम शुरू किया था कि पहले कोर्स सिलेबस के हिसाब से कला की जो इतिहास है और कला के बारीकी जो है, मॉडर्न आर्ट क्या है और चीज़ें क्या हैं, उसके बारे में बताया लोग बच्चों को। तो इस तरह से किताबें हमारी छपी। फिर उसके बाद मैंने बहुत से और किताबें लिखी, वो उसको भी मैंने बनाया, दिखाया। तो अब आपको लगता है कुछ तस्वीरें कुछ बची हुई हैं आपकी जो आप बनाना चाहते हैं, अभी नहीं बनाई आपने, या कुछ बुक लिखना चाहते हैं, अभी नहीं लिखी है आपने? ये बात तो सही है कि संपूर्ण कहाँ तक हो सकता है आदमी जी, लेकिन ये है कि हाँ, जितना समय बचता है, जितनी कुव्वत है मेरे अंदर, उसके अनुसार कुछ काम तो करना चाहेंगे। अगर मुझे शांति से काम करने दिया जाए जी, तो मैं काम और करना चाहूँगा। नहीं, आपको बहुत शांति से काम करने दिया जाएगा और आप कीजिए और अच्छे काम कीजिए और लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए। इस क्षेत्र में जो उदासीनता है वो ख़त्म हो, लोग इस क्षेत्र में आए जिससे कि हारमोनी भी बढ़े, क्योंकि एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे सब्जेक्ट्स को अपने अंदर पिरो लेता है। तो अगर ये होता है तो इंसानियत भी बढ़ती है उससे। और आपको एक मानवता अवार्ड भी मिला था, राष्ट्रीय मानवता अवार्ड, मेरे ख्याल से इसीलिए मिला था। जी हाँ। और ये ऐसा क्षेत्र है जिससे सौहार्द भी बढ़ाया जा सकता है, आप आत्मीयता बढ़ाई जा सकती है। सही है। तो सर, हम लोगों की दुआएं हैं आपके साथ, काम करते रहिए। धन्यवाद। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी और विषय पर। अभी आए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने का। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।